In the figure is shown a rectangular plate of length L, the half of which is made of material of density d1 and another half of density d2. The distance of center of mass from the origin O is. हमारे पास में ये एक प्लेट दिया हुआ है, ओके। तो हमें इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताना है कि कहाँ होगी। ये हमारे पास में प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट। इसका हाफ पोर्शन में जो डेंसिटी है वो d1 है और हाफ पोर्शन जो है दूसरा उसमें डेंसिटी d2 है। ये जो लेंथ है ये इक्वल लेंथ है दोनों की, L/2 क्योंकि टोटल लेंथ L है। हमें इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में बताना है कि इसका सिस्टम का सेंटर मास कहाँ होगा। तो यानी अलोंग द एक्स एक्सिस से अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ इसका सेंटर मास होगा, इस वाले पार्ट का सेंटर मास कहाँ होगा, यहाँ होगा, जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ये L/4। और इस वाले का सेंटर मास यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो हो जाएगा 3L/4, ओके। यानी हमें ये प्लेट कहूँ कि इस वाले पार्ट का m1 मास है, इसका m2 है, तो m1 हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, इसमें इसकी विड्थ भी मान लेते हैं कि w है और इसकी थिकनेस भी मान लेते हैं, मान लो कि ये z थिकनेस की है, मान लो, है ना, ये जो थिकनेस है ये z मान लेते हैं। तो m1 हो जाएगा इसका L/2 WZ d1, m2 हो जाएगा L/2 WZ d2। और इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में इसका जो सेंटर मास की पोजीशन है वो हो जाएगा x1 जो कि L/4 है और x2 हो जाएगा हमारे पास में जो कि 3L/4 है। हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है XCM = m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, या इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो XCM = m1 की वैल्यू पता है L/2 WZ d1 और x1 है L/4 प्लस ये हो जाएगा L/2 WZ d2 और ये 3L/4 डिवाइडेड बाई L/2 WZ d1 प्लस L/2 WZ d2। यहाँ देखो L/2 WZ ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर क्या मिलेगा अपने को d1, ठीक है। तो d1 हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ, तो ये आ जाएगा मतलब XCM = होगा हमारे पास में d1 L/4 प्लस d2 3L/4 डिवाइड बाई d1 प्लस d2। यहाँ से आप देखोगे कि L/4 को आप बाहर ले लो, तो L/4 को जब आप बाहर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हमारे पास में, तो XCM की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। XCM = कितना आ जाएगा d1 प्लस 3d2 डिवाइडेड बाई d1 प्लस d2 इंटू L/4। तो आप देख रहे हो कि बी ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये बी आ जाएगा, ओके। तो ये इस तरह से करना है। नेक्स्ट हमारे पास में ये अपने को एक सिस्टम यहाँ दिया हुआ है जहाँ एक वेज है और एक पार्टिकल है। पार्टिकल वेज के टॉप पर रखा है और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है अ पार्टिकल A ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेज B
of mass 2m is released from rest, then distance traveled by phase B with respect to ground when particle A reaches at lowest position. Assume all surfaces are smooth. तो इस सिस्टम को आप ध्यान से देखिए। जब आप इस सिस्टम को देखते हो तो आपको बात समझ में आएगी कि इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, लेकिन वर्टिकल में है। वर्टिकल में सिस्टम का सेंटर मास क्या कर रहा है, नीचे मुँह करेगा। क्यों? क्योंकि इसको डाउनवर्ड mg लग रहा है। लेकिन इस बेस के रेस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल है क्या करेगा, ऐसे मुँह कर रहा होगा, तो उस वजह से ये इसको किधर मुँह करना पड़ेगा, इधर। तो यानी जो वेज है उसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, राइट साइड में। और ये कह रहा है कि जब पार्टिकल ए लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब अपने को बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यहाँ क्या होता है कि जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो हम लोगों को जितने भी पार्टिकल या बॉडीज़ होती सिस्टम में, सबका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वेज का जो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का, वो क्या है यहाँ, वो 0 है। ओके, तो मान लिया कि ये वेज है और इसको ये बी मान रहा है। ओके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो ये x होता है जब ये पार्टिकल ए यहाँ पहुँचता है ना। तो आप देख रहे हो कि इसके रेस्पेक्ट में, इसके वेज के रेस्पेक्ट में अगर आप जाते हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। मान लेते हैं कि ए डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ जब यहाँ इसके रेस्पेक्ट में, जिसके बेस के रेस्पेक्ट में। तो ये बता सकते हैं कि ये ए की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये ए ही तो है। तो हो जाएगा हमारे पास में, देखो 3 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1037। हमें मालूम 1037 की वैल्यू 3/4 है, यानी ए की वैल्यू क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो कितना है, 4 है, लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि वो लेफ़्ट साइड में गया। ओके, तो यहाँ हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है, तो डेल्टा एक्स ए बी इक्वल टू डेल्टा एक्स ए माइनस डेल्टा एक्स बी, ये रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। तो ये कितना गया, -4। तो हमें चाहिए डेल्टा एक्स ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस ये कितना है, एक्स। तो हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा एक्स ए इक्वल टू x-4, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल कितना चल रहा है, x-4। इसको हम समझेंगे एक तरह से राइट साइड में चल रहा है, क्योंकि पूरा पॉजिटिव ले लिया हमने, x-4। ओके, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है डेल्टा XCM इक्वल टू m1 डेल्टा x1 या a मान लेते हैं, तो प्लस MB डेल्टा XB डिवाइडेड बाई MA प्लस MB। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा XM तो 0 ही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में सिस्टम का सेंटर मास पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिस्टम का सेंटर मास रेस्ट पर है, तो बाद में भी रेस्ट पे बना रहेगा वो। तो हमारे पास आ जाएगा m, इस पार्टिकल का मास है, इसका डिस्प्लेसमेंट x-4 प्लस 2m और इसका x डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। तो आप देख रहे हो कि m तो यहाँ 0 नहीं होगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, x-4 प्लस 2x। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x-4 यानी 3x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4/3 सेंटीमीटर। तो राइट साइड में कितना चला है वेस, 4/3 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 24। अब इसमें लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने को गिवन है। द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। व्हाट आर द साइंस ऑफ द टू चार्जेस। तो हमें मालूम है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर है तो हमें मालूम है कि उसमें लाइंस क्या होती है,
अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इन्फिनिटी से लाइन्स आती है, अगर ये आइसोलेटेड है तो। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, वी हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो व्हेन देयर इज एन आइसोलेटेड charge particle, negative charge particle, then lines originate from infinity and terminate at negative point charge. ओके, तो यहाँ लेकिन हो क्या रहा है कि दोनों पे लाइन आ रही है इन्फिनिटी से, और लेकिन एक तरह से देखा जाए तो रिपेल भी करे तो होगा ही, क्योंकि कोई भी दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर पास रखेंगे तो उनकी लाइंस क्या करेगी, एक तरह से रिपेल करेगी, लेकिन लाइंस कहाँ से आ रही होगी, इन्फिनिटी से आ रही होगी। तो इस तरह से लाइंस क्या हो रही होगी, यहाँ आ रही होगी, और ये लाइंस ऐसे लाइंस आ रही होगी। इसका मतलब है दोनों क्या है, यहाँ बोथ आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए लाइंस भी क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, और दोनों पर लाइंस इन्फिनिटी से इन पे जाके टर्मिनेट भी हो रही है। ओके, तो आंसर हो जाएगा बोथ आर नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 25th। फिगर शोज 3 सर्कुलर आर्क्स ईच ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज एज इंडिकेटेड। ठीक है, टोटल चार्ज अपने को दे रखा है। द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द सेंटर ऑफ द कर्वेचर बताना है, यानी हमें इस पॉइंट पर बताना है। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर बताना है। ओके, तो टोटल चार्ज अपने को दे रखा है। आप देख रहे हो कि जितना भी चार्ज यहाँ रखा है ये सर्कुलर आर्क पे, सब सेंटर से आप देखोगे तो सबकी इक्वल डिस्टेंस है ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे, एलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं। तो टोटल जो पोटेंशियल यहाँ बनेगा, तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो टोटल चार्ज कितना है, तो Q है, तो Q/4πε0 r, इसकी वजह से पोटेंशियल ही होगा। इसकी वजह से क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, तो -2Q/4πε0 r। फिर इसका देखेंगे, इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो +3Q/4πε0 r। टोटल चार्ज आप देखो कितना हो रहा है, 4Q - 2Q, यानी आ जाएगा 2Q/4πε0 r, यानी Q डिवाइडेड बाय आ गया 2πε0 r। तो यही आंसर है, यानी इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल है इस सिस्टम की वजह से वो हो गया Q/2πε0 r। तो इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है कि a ray R1 is incident on the plane surface of the glass slab kept in air of refractive index √2 at angle of incident equal to the critical angle for this air glass system। तो सबसे पहले तो हम लोग कंडीशन निकाल लेते हैं, क्योंकि बाहर का जो मीडियम है, यहाँ ये बाहर का जो मीडियम है वो एयर है, और ये जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है। ठीक है, जो कि दिया हुआ है √2 है, यानी n की वैल्यू यहाँ कितना दिया है इसने, √2 है। तो पहले निकालते हैं इन दोनों का कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो वो होता है NR sin 90 इक्वल टू ND sin θc। NR यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ND रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, है ना। तो NR कितना है, 1 है, इंटू साइन 90 1 है, ये कितना है, √2 sin θc। तो साइन θc इक्वल टू है 1/√2। इसका मतलब θc की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस एयर ग्लास सिस्टम। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास में कितना दिया हुआ है, 45 है। अब 45 दिया तो ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ, है ना। यानी ये जो स्लैब दिया है यहाँ, तो ये नॉर्मल है,
ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो कैसे आ रही है, हमें ये एंगल चाहिए आर, उसके बाद ये लाइट आ रही है, यानी ये R1 रे है, ये R2 है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो जा रही है वो R3 है, और यहाँ से जो ट्रांसमिट हो रही है वो हमारे पास में R4 है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है द रिफ्रेक्टेड रे R2 अंडरगोज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट द अदर सरफेस, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे R3 एंड द रिफ्रेक्टेड रे R4 दैट सरफेस बताना, यानी इन दोनों के बीच में ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल क्या है। ओके, तो पहले हम लोग ये एंगल फाइंड करेंगे कि ये एंगल क्या है। तो हम लोग पहले यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो आप देख रहे हो कि इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करिए, तो आप देखो कि 1 sin 45 इक्वल टू √2, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का √2, और ये हो जाएगा sin r। तो आप यहाँ कैलकुलेट करो तो 1/√2, √2 भी जाएगा नीचे, तो हमारे पास आ गया sin r इक्वल टू 1/2, यानी r कितना आ गया यहाँ, यानी r की वैल्यू आ गया आपके पास में 30 डिग्री। ओके, अगर ये 30 है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी 30 होगा। अगर ये 30 है तो फिर ये एंगल भी 30 होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, और अगर ऐसा है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, और हमें मालूम है कि दोनों साइड यहाँ मीडियम सेम है और दोनों सरफेस पैरेलल है। तो ग्लास स्लैब के केस में हमने क्या देखा कि अगर ये एंगल 45 है और इधर का मीडियम और इधर का मीडियम अगर सेम है, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना आता है, 45 आएगा। इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो गया, 45, यानी 60 + 45, तो आंसर आ गया 105 डिग्री। इसका मतलब R3 और R4 के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 105 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है और मल्टी चॉइस भी है। 2 balls A and B having masses 1 kg and 2 kg moving with speeds 21 meter per second and 4 meter per second respectively in opposite direction collide head on. After collision A moves with the speed of 1 meter per second in the same direction। यानी हो क्या रहा है यहाँ देखो, इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा, कहानी क्या, देखो ये ग्राउंड है ना, मान लिया मैंने ग्राउंड है, और एक बॉल ए इधर से आ रही है और एक बॉल इधर से आ रही है। ये बॉल ए, ये बॉल बी, इसका मास अपने को दिए रखा है 1 kg है और इसका मास दिया है 2 kg है। मूविंग विद स्पीड 21 एंड 21 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, यानी इसकी स्पीड है 21 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। कोलाइड हेड ऑन, कॉलिजन जो हो रहा है इनके बीच में हेड ऑन हो रहा है। आफ्टर कॉलिजन ए मूव्स विद स्पीड ऑफ दिस वन, यानी ये हुआ बिफोर कॉलिजन, एंड आफ्टर कॉलिजन अगर हम लोग जाएंगे तो आप देख रहे हो कि ये बॉल जो है ए वो इधर ही मूव कर रही है, लेकिन इसकी स्पीड क्या दिया है इसने, 1 मीटर पर सेकंड दिया है। तो इसकी स्पीड बताना है, तो मैंने मान लिया इसकी स्पीड इधर की तरफ v2 है, क्योंकि ये मैंने मान लिया कि ये v1 है। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो कि इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर, तो यहाँ क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 21 × 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 × 2, और ये इक्वल टू होगा 1 × 1 प्लस 2 × v2। आप यहाँ देखो कितना रहा, 21 - 8 इक्वल टू 1 प्लस 2 v2। ये कितना रह गया हमारे पास में, 21 - 8 का मतलब कितना हुआ, ये हो जाएगा 9, नहीं ये होगा दरअसल हमारे पास में 13। ठीक है, 13 इक्वल टू 1 प्लस 2 v2, तो हमारे पास से मिला के कितना हो गया 12, ये उधर गया तो 12, यानी v2 इक्वल टू आ गया है 6 मीटर पर सेकंड।
ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि V2 कितना है, हमें बताना है इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना है। हमें क्या फाइंड करना है, इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, और अपोजिट भी आ रहा है क्योंकि पहले ये किधर जा रहा था, लेफ़्ट साइड में, अभी किधर जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव है, मैंने इसको राइट साइड माना है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब राइट साइड में जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, बिल्कुल सही हो गया। अब का इसने कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल ऑफ कॉलिजन क्या होता है, -E = V2 - V1 बाई U2 - U1। तो V2 कितना है यहाँ 6 - 1 डिवाइडेड बाई U2, U2 होगा -4 -21। तो आप देख रहे हो कि कितना आ गया 5 डिवाइड बाई माइनस, ये कितना हो गया हमारे पास आ जाएगा 25। यानी आप देख रहे हो कि ए की वैल्यू आ गई है 1/5 यानी 0.2। तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब है कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, लेकिन ये हमारे आंसर्स नहीं, हमें इनकरेक्ट चाहिए। ओके, फिर पहले डी निकाल लेते हैं। फिर इसने कहा कि द इम्पल्स ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू बॉल्स, तो इम्पल्स की बात कर रहा है, तो कोई भी एक बॉल के लिए बात कर लो, कोई भी एक बॉल के लिए अगर बात करता हूँ मैं, अगर मैं फॉर बॉल ए बात करूँ, मान लो फॉर बॉल ए अगर बात किया जाए, तो आप देख रहे हो कि इसको इम्पल्स किधर लग रहा होगा, इधर लगा होगा इम्पल्स, लेफ़्ट साइड में, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में एन डी टी, इसको माइनस ले लेते हैं, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो कितना होगा 2 सॉरी तो कितना हो जाएगा ये 1 × 1 माइनस इनिशियली कितना था यहाँ, तो कितना हो गया हमारे पास में 21 × 1, यानी आप देख रहे हो कि कितना हो गया 21 यानी -20 आ गया। इसका मतलब हुआ कि एन डी टी की भी जो वैल्यू है वो 20 न्यूटन सेकंड आ रहा है, जबकि आंसर क्या दिया आपने को, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 40। इसका मतलब गलत हो गया, गलत हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया। ओके, तो अब इसने क्या कहा अपने से कि हमें ये भी बताओ कि द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन क्या होगा। तो क्या करेंगे, लॉस के केस में क्या करते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, ये तो लॉस नहीं होता है, लेकिन लॉस क्या होगा, लॉस होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो लॉस है, और अगर नेगेटिव आ गया तो इसका एनर्जी बढ़ गई है। तो यहाँ लॉस का मतलब होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे करेंगे, हमें इसकी वेलोसिटी पता ही है कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड है। तो मैं इसको यहाँ से पहले इन चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लॉस। तो लॉस के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो लॉस जो है वो ये आ जाएगा हमारे पास में, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ, इसके लिखेंगे पहले, तो हाफ × 1 × 21 का होल स्क्वायर प्लस हाफ × 2 × 4 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस इसका लिखेंगे तो हाफ × 1 × 1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस हाफ × 2 × 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 21 × 21 डिवाइड बाई 2 प्लस ये कितना हो गया 16, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस ये कितना हो गया, तो ये हमारे पास में 1/2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो 36। ओके, इसको सिंपलीफाई करिए। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, दरअसल इसकी वैल्यू मिलेगी अपने को, तो 21 × 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 16 माइनस हाफ माइनस 36। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास में 200 जूल, यानी ये भी करेक्ट आ रहा है, लेकिन ये तो आंसर नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हमारे पास में? डी आ रहा है। ओके, तो इस तरह से करना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी अपने को कैलकुलेशन ही है जो करनी है। तो क्या दिया देखो अपने को, इन द फिगर शोन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन ए एंड बी इज ई इक्वल टू हाफ है, देन चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें करेक्ट ऑप्शंस बताने। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, दोनों का मास सेम है। तो कोलिजन के पहले की सिचुएशन ये दिया हुआ है, कोलिजन के बाद क्या होगा देखो, ये तो बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं ये ए, इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया v1 है, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है। ओके, कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन अपने को दे रखा है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इम्पल्स ऑन वन ऑफ द बॉल्स ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द कोलिजन वो फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, एक तो मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये एप्लीकेबल है यहाँ, क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एम वी प्लस दूसरे का तो ज़ीरो ही है, इसका एम वी वन प्लस एम वी टू, यानी वी इक्वल टू आ गया वी वन प्लस वी टू, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन लगाएंगे हम लोग न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल ऑफ कोलिजन, माइनस ए इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाई यू टू माइनस यू वन, यानी माइनस हाफ इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाई यू टू तो ज़ीरो ही है, माइनस ये कितना है v, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो v बाई टू इक्वल टू कितना आ गया, v2 माइनस वी वन, इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, इसको दोनों का ऐड कर देते हैं, है ना। तो 1 + 2 करिए, तो 1 + 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3v/2 इक्वल टू 2v2। तो हमारे पास v2 इक्वल टू कितना आ गया, 3v/4 आ गया। क्या आ गया, 3v/4 आंसर है इसमें, लेकिन ये तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस तरह से करेंगे, इसका मतलब है तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इम्पल्स ऑन वन ऑफ द बॉल्स ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा। इम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो बॉल B2 के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि जितना B पर होगा उतना A पर होगा। तो फॉर बॉल B, तो इम्पल्स इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे। तो आपको मालूम है इसको इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगेगा राइट साइड में। तो मैंने मान लिया कि NDT इम्पल्स है, तो फाइनल कितना हो गया इसका, MV2, इनिशियल तो ज़ीरो ही था, V2 की वैल्यू अपने को पता है, तो 3mv/4। तो ये आंसर आ गया हमारे पास में। ओके, अब V1 अपने को मिल गया तो V2 मिल गया तो V1 भी निकाल सकते हैं। तो एक आंसर तो हमारा ये सही है ना, यानी हमारा B तो सही हो गया। अब लॉस की बात करेंगे तो पहले V1 फाइंड करना पड़ेगा। तो V1 के लिए क्या करेंगे, V2 को इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे कि V1 कितना है। तो ये हो जाएगा v/2 इक्वल टू 3v/4 माइनस V1। तो V1 इक्वल टू इसको इधर लेके आएंगे तो 3v/4 माइनस v/2, यानी हमारे पास आ जाएगा v/4। तो लॉस का भी हमने देखा, लॉस के लिए क्या करता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो हाफ mv², ये क्या हो जाए इसका लॉस हो गया। डेल्टा H से ले रहा हूँ इसको लॉस को, है ना। इनिशियल दूसरे का बॉल का तो ज़ीरो था, तो माइनस फाइनल, तो हाफ mv/4 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m, ये कितना है 3v/4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आना चाहिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ से कितना आ रहा है, 1/2 mv² माइनस यहाँ से हाफ mv² को बाहर लेंगे तो 1/16 प्लस
ये हो जाएगा 9/16। ओके, तो इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल्टा H इक्वल टू हाफ mv² को बाहर ले लो, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस अंदर है 10/16। ओके, 10/16, तो 16 को एलसीएम लेंगे तो ये कितना रह जाएगा, हाफ mv², 16 माइनस 10 डिवाइड बाई 16, तो 6 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 mv²/16। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है, 3/16 mv², यानी इसका आंसर हो गया बी एंड सी। तो इस तरह से इसको करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये कह रहा है, एन इनफाइनाइट लार्ज यूनिफॉर्म चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मान लेते हैं कि जैसे कि ये शीट है हमारे पास में, ठीक है, ये शीट हमारे पास में ऐसा दिया है, ये इनफाइनाइट शीट है, इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अपने को इसने ये नहीं दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसको मैं लिख लेता हूँ A B C एंड D, तो इसको मैं ऐसे यहाँ बना सकता हूँ, यानी यहाँ यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये इनफाइनाइट है, यानी ये A और ये B, हम लोग इधर से देख रहे हैं इसको, तो ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे जाएंगे तो इधर होगा, और अगर इस पॉइंट पे जाएंगे तो इधर होगा, है ना। तो एक डायरेक्शन क्या हो गया, अगर ये एन कैप है तो ये क्या होगा, माइनस एन कैप होगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये कह रहा है, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट लार्ज यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन लेफ्ट साइड ऑफ शीट इज E1। अब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 वेक्टर है, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 वेक्टर है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और एक्सटर्नल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये दिया, इसका मतलब हुआ कि E1 की अगर हम बात करें तो E1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास में, E1 की अगर हम बात करेंगे तो E1 वेक्टर होगा दरअसल E वेक्टर माइनस सिग्मा बाई 2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एन कैप ना। और अगर हम लोग E2 की बात करें तो क्या होगा, E वेक्टर प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप ना। ये मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये हमारे पास में, अब आप यहाँ देखो, हमें E के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एन कैप भी मैं अपनी मर्ज़ी से बता रहा हूँ, जो कि आपको लग रहा है कि ये आई कैप होगा, एक आई कैप एक माइनस आई कैप है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को अगर आप ऐड करते भी हो तो आप देखो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल टू मिलेगा 2E वेक्टर। ओके, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो E1 माइनस E2, तो आप देखो क्या मिलेगा, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली आप लोगों को, माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये हमारे पास होगा। क्लियर। तो न तो सी मैच कर रहा है न डी मैच कर रहा है, दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसने कहा E1 एंड E2 कैन बी इन सेम डायरेक्शन, पॉसिबल है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए,
ये पॉसिबल है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर कैन बी परपेंडिकुलर। इसने ये नहीं कहा कि मस्ट बी परपेंडिकुलर, मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। जिसका मतलब इसका आंसर जो है ए और बी होना चाहिए। क्लियर? सी और डी तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन E1 E2 सेम डायरेक्शन में पॉसिबल है, E1 E2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉसिबल है, और कोई और डायरेक्शन भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। ओके, क्यों? क्योंकि हमें एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म दिया है। वो किसी एंगल पर भी तो हो सकता है ना, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि वो इस तरह से हो, है ना। ऐसा पॉसिबल है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लें, हो सकता है इस डायरेक्शन में हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है वो। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हेन नो करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये हमारे पास में ये कोई कंडक्टर है मान लो, और यहाँ हमने कोई बैटरी से कोई बैटरी को मतलब अटैच नहीं किया है यहाँ, तो इसका मतलब ये सिर्फ कंडक्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। और हमें मानते हैं कि एट रूम टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो लगभग ऑलमोस्ट 10⁶ मीटर पर सेकंड होती है। ओके, तो आप ये तो नहीं कह सकते फिर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ 0 केल्विन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर रखा है, इसने कहा है कोई कंडक्टर है, इसका मतलब लैब में या कहीं रखा है। ओके, तो लगभग ये स्पीड होगी ऑलमोस्ट 10⁶ मीटर पर सेकंड, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट, द एवरेज स्पीड तो कभी ज़ीरो होगी ही नहीं। आगे बात समझ में, एवरेज स्पीड थोड़ी ज़ीरो होती है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इसने कहा द एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो। नहीं, एवरेज स्पीड तो क्या है आपको मालूम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, तो ऐसे रेंडमली मूव कर रहा है। ओके, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब इसने कहा सी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो। ये भी सही है, क्यों? क्योंकि किसी इंस्टेंट की अगर आप पूरे पार्टिकल्स की बात करोगे तो डी ऑप्शन भी सही है हमारा। कैसे? द एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट इज ज़ीरो। तो किसी भी इंस्टेंट पे तो ज़ीरो आता ही है, हमने देखा है कि यू एवरेज इक्वल टू क्या आता है? ज़ीरो आता है ना, क्योंकि हमने देखा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी u1 वेक्टर, u2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n, ये तो मिला के ज़ीरो आता ही है। और वो कह रहा है कि ओवर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, तो सिंपल जब किसी इंस्टेंट पर ही ज़ीरो आ रहा तो ओवर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम तो होना ही चाहिए। आ रही बात समझ? क्योंकि इस पूरे सिस्टम का जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, उन सिस्टम का जो सेंटर मास है वो तो मूव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी एंड डी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज ज़ीरो। फिर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटीज, एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एन इंस्टेंट इज ज़ीरो, ये भी सही है। ठीक है, तो ये लास्ट पीरियड के टाइम में क्या होगा कि ये जो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो रेंडमली वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 31 में हमें दिया है कि एक यहाँ स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है। स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन एयर सच दैट इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग y इक्वल टू √3r/2 इन xy प्लेन इज इंसिडेंट ऑन दिस स्फेयर। ओके, और ये भी अपने को दिया कि कैसे कैसे पास हो रही है, यहाँ से आके ये ऐसे जा रही है, यानी इसके कोऑर्डिनेट अपने को पता है, इसके कोऑर्डिनेट है r,0, यानी जहाँ ये टच कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास में r,0। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस हमें पता है ना, ये डिस्टेंस भी अपने को पता है r है, तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ ऐसे, तो ये r है
और ये हमारे पास में कितना है, √3r/2 है और ये r है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो आप ध्यान से देखिए थीटा कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। कैसे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही, √3/2 आ जाएगा यहाँ से, है ना। साइन थीटा इक्वल टू कितना है, √3/2r डिवाइडेड बाय r, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इसका मतलब ये अगर 60 डिग्री है तो ये नॉर्मल है इसका, देखो ये नॉर्मल है पूरा। तो ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया ना। क्लियर है, तो 60 डिग्री आ गया। अब इसने कहा कि रिफ्रेक्शन इंडेक्स ऑफ द स्फीयर बताओ। अब ध्यान से देखेगा यहाँ कि ये देखो ये यहाँ और ये यहाँ है, तो अगर ये 60 है तो फिर ये एंगल कितना हो, ये 120 होना चाहिए। हरी बसन में अगर ये 120 है तो फिर एंगल कितना होना चाहिए, 30, तो फिर एंगल भी कितना होना चाहिए, 30। इसका मतलब आई भी अपने को मिल गया, सॉरी आई तो अपने पास 60 डिग्री आ ही गया, और आर भी अपने को मिल गया यहाँ कि आर कितना है। तो आर की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल को देखो आप, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल देखना है, ये वाला ट्राइंगल। तो ये एंगल हमारे पास में अगर 60 डिग्री है तो 120 है, तो फिर ये क्या होगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो 30 डिग्री हो गया ना। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ लगा देंगे, तो 1 sin 60 इक्वल टू, सॉरी, तो हमारे पास आ जाएगा n sin 30, तो ये वैल्यू कितनी है, √3/2 इक्वल टू n इंटू 1/2। तो आप देख रहे हो कि n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, √3 आ गई। तो एक ऑप्शन तुम्हारा मैच कर गया बी। ओके, अब टोटल डिविएशन की भी बात कर रहा है, वो भी निकाल लेंगे हम लोग, और ये लाइन भी बता रहा है कि लाइन क्या है। तो यहाँ से देखो अब ये तो सीधा दिख गया है, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री है तो सीधी सी बात है कि ये इसका नॉर्मल हुआ ना, तो फिर ये एंगल भी तो 60 डिग्री हुआ, क्योंकि एंगल अगर 30 है तो इसका वाला 60 डिग्री है। तो ये लाइन, इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी वाली हुई, तो ये वाली लाइन होनी है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है और ये एंगल मुझे पता है। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ m कितना है इसका, यानी m है वो आ जाएगा -1060x प्लस सी, और ये वैल्यू क्या है, -√3x प्लस सी इक्वल टू y। सी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस कोऑर्डिनेट से, r,0 से। तो 0 इक्वल टू -√3r प्लस सी, यानी सी की वैल्यू हो गई है √3r, यहाँ रखो। तो y इक्वल टू आ गया है -√3x प्लस √3r, यानी y प्लस √3x इक्वल टू √3r। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। ओके, अब इसने कहा टोटल डिविएशन सफर्ड बाय द रे बताना है, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्लियर है तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ देखो रे को किधर जाना था, रे को तो दरअसल इधर जाना था, है ना। तो अभी हमने देखा कि इसको हमने मिलाया और ये नॉर्मल था, है ना। तो आप ध्यान से देखो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना, तो ये पूरा एंगल भी तो 60 डिग्री हुआ, लेकिन हमें मालूम है कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री ना, यानी कितना डिवेट हो गई है इधर, तो ये हो गई 30 डिग्री। कौन सा, क्लॉकवाइज। अब लाइट रे को किधर जाना था, इधर जाना था। तो आपको ये भी मालूम है कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो, 30 डिग्री, यानी फिर से कितना रोटेट कर गई, 30 डिग्री। तो नेट जो डिविएशन आ रहा है यहाँ वो 30 + 30, यानी कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। क्लियर है, कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, क्योंकि रे को इधर जाना था लेकिन इधर डिवेट होगी कितना, 30 डिग्री। फिर रे को इधर जाना था लेकिन फिर से डिवेट हो गई कितना, 30 डिग्री। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी डी ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर हो गया इसका बी एंड सी। तो इस तरह से करना था। ओके, नेक्स्ट।
अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, 3 charges Q1, Q2 and Q3 are placed as shown. The magnitude of Q1 is 2 microcoulomb, but its sign and the value of the charge Q2 are not known. The charge Q3 is 4 microcoulomb, जो कि प्लस 4 माइक्रोकूलम दिया है, एंड द नेट फोर्स F वेक्टर ऑन Q3 इज इन द नेगेटिव x डायरेक्शन में। ओके, तो आप देख रहे हो कि Q3 पॉजिटिव है, तो पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इस पर फोर्स किधर लगना चाहिए, है ना। तो ये तो दे रखा है कि इधर लगना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, लेकिन इधर ही क्यों, तो यहाँ से इन दोनों चार्जेस से समझना पड़ेगा। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये चार्ज भी मान लो पॉजिटिव और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ऐसा मान के चलते हैं, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपको पता है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इसका मतलब इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, जो कि इसमें तो कह रहा है 0 है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। चलो दूसरा लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी कर लेते हैं। अगर नेगेटिव नेगेटिव भी आप करते हो तो यहाँ हमारे पास में Q2 है, यहाँ हमारे पास में Q1 है, तो नेगेटिव भी करोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, तो एक कंपोनेंट ये भी तो आ रहा है। मैं अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो हो ही नहीं सकता, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ, तो हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए। इसका मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं पॉसिबल है। दूसरा केस, तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा केस देखते हैं, थर्ड केस क्या कह रहा है। मान लो अगर मैं कहता हूँ कि जो Q2 है मान लो नेगेटिव है ना, Q2 क्या है, नेगेटिव है ना, और ये पॉजिटिव है। ओके, तो अगर ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इधर होगी। ओके, तो आप यहाँ देखो कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट होने के चांसेस हैं, लेकिन इन दोनों का मिला के तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है अपने को, इधर मिल रहा है, जबकि होना किधर चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर आया तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, Q3 क्या है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग जाएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज को फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है हमेशा, इसका मतलब ये थर्ड केस भी पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो फोर्थ केस पे चलते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास में Q1 नेगेटिव है और ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा है तो इसकी वजह से देखो, तो इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इधर होगी ना, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इधर होगी। इसका मतलब ये चांसेस है इधर आ जाए नेट इलेक्ट्रिक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो उसको फोर्स इधर ही लगेगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट होने के पूरी चांस है। इसका मतलब हुआ कि Q1 इज़ नेगेटिव, Q2 इज़ पॉजिटिव, तो ये हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। तीनों ऑप्शन से देखे हमने, 3 केस बना के देखे तो हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो गए, यहाँ करेक्ट हो गए। ओके, अब अपने को फाइंड करना है Q2 और Q3 की वैल्यू क्या होगी, है ना। हमें ये बताना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा Q2 का। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, ये तो पता चलेगा Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है ना, और सॉरी और हाँ Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है और Q3 की वैल्यू भी दिया हुआ है, तो Q3 पर सिर्फ फोर्स चाहिए अपने को कितना होगा। तो क्या करेंगे अब इसको समझते हैं, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। तो आप यहाँ देखो कि ये एंगल कितना है, क्योंकि देखो ये 4 है, ये 3 है ना, ये 3 है, ये 4 है, इसका मतलब ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री एंगल है। तो फिर ये 4 और 3 है तो एंगल कितना हुआ, इसका मतलब है ये ऐसा सिचुएशन बनेगा
यानी ये एंगल हमारे पास में 53 है और ये एंगल हमारे पास में 37 है और ये 90 डिग्री है। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इधर होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, यानी हॉरिजॉन्टल में ऐसा बनेगा। तो आप देख रहे हो कि रिजॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये एंगल कितना है यहाँ 53, तो ये Q2 है, ये Q1 है, यानी यहाँ जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा उसी को ले लेते हैं क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। तो वो E2 आ जाएगा, इसकी वजह से E1 आ जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हमें क्या करना है, मतलब बैलेंस कराना है। और ये एंगल कितना होगा 37। इसका मतलब हुआ कि A2 साइन 53 इक्वल टू हो जाएगा A1 साइन 37, है ना। और A2 की वैल्यू क्या है यहाँ, A2 की वैल्यू जाएगी हमारे पास में Q2 बाई डिस्टेंस कितना 3 का होल स्क्वायर N2, ये हो जाएगा 4/5 इक्वल टू E1 होगा K, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में ले ले वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये 3/5, तो हमारे पास में देखो कैसे, तो K कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें तो Q2 चाहिए। तो Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइक्रो N2, ये हो जाएगा 3 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 टू पावर 3। तो ये हो गया हमारे पास में 2 माइक्रो N2 27 डिवाइड बाई 16, सॉरी 64, कितना हो जाएगा 64। ओके, तो आप देख रहे हो कि इससे, एक मिनट, तो ये 2 है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया 32, यानी Q2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 27 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 32। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारा सही है। अब इसने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 बताओ। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यानी इस पर नेट फोर्स होगा Q3 × A2 cos 53 डिग्री प्लस A1 cos 37 डिग्री। A1 A2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कैसे करेंगे। Q3 की वैल्यू अपने को पता है, Q3 कितना दिया 4 माइक्रो कूलम है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इन वैल्यूज़ को हटा देते हैं पहले, और हमें Q1 Q2 की वैल्यू पता है। तो Q2 की वैल्यू तो ये है ना, Q2 की मतलब E2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो E2 की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी, और E1 की वैल्यू भी हमारे पास में। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना है, देखो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। तो कैलकुलेशन है, तुम्हारे पास आ जाएगा ये F इक्वल टू Q3 कितना हमारे पास में 4 माइक्रो N2 A2 होगा हमारे पास में कि Q2/3, तो 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा Q1 इंटू ये तो भूल ही गया मैं, इंटू 3/5 Q1 ये हो जाएगा 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 4/5। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 4 माइक्रो, ओके। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो दरअसल वो ये मैच नहीं करता है इसे, ओके। तो आप सिंप्लीफाई करिएगा, आ जाएगा Q1 Q2 की वैल्यू आपको पता ही है इसमें, ओके। तो फाइंड करेगा, ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी।
ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा। इसमें Q1 Q2 की वैल्यू आपके पास में है, करेगा, हो जाएगा। ओके।